हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले वाले लेक्चर में हम लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। आज हम रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी को विदित है कि हम हॉब्स व लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत पर पिछले ही लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, परंतु हॉब्स, लॉक व रूसो तीनों के सामाजिक समझौते सिद्धांत में अंतर है, जिसे आपको रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का अध्ययन करने पर पता चलेगा। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत 18वीं सदी में फ्रांस के रूसो को सामाजिक समझौते का तीसरा महान समर्थक माना जाता है, क्योंकि उसने हॉब्स और लॉक की शैली का पालन किया है। वास्तव में वह आदर्शवादी है जो प्लेटो व अरस्तु की परंपरा का पालन कर रहा है। इसलिए बार्कर ने कहा है कि रूसो अंतिम सामाजिक समझौतावादी नहीं, बल्कि वह आधुनिक युग का पहला आदर्शवादी है। हॉब्स और लॉक के समान ही रूसो ने भी अपने ग्रंथ सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख किया है, जिसे कि हम इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें से पहला है मानव स्वभाव संबंधी रूसो की धारणा। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो की विचारधारा हॉब्स और लॉक दोनों से ही नितांत भिन्न है। हॉब्स मानव स्वभाव को क्रूर, हिंसक और कपटी मानता है, लेकिन रूसो का कथन है कि यदि मानव स्वभाव ऐसा क्रूर और हिंसक होता तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती थी। तो दूसरी ओर लॉक ने मानव स्वभाव को सभी सद्गुणों से पूर्ण और नैतिक माना है, लेकिन रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं द्वारा चालित था, और ये भाव मुख्यतः 2 थे। प्रथम आत्मरक्षा तथा सुख की प्रवृत्ति, और द्वितीय दया। अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर था, यानी कि नोबल सैवेज था। इसी प्रकार जो दूसरा बिंदु हम रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत में देखते हैं वह है प्राकृतिक युग या प्राकृतिक अवस्था पर रूसो के विचार। हॉब्स और लॉक की तरह रूसो भी प्राकृतिक युग की कल्पना करते हैं, जो कि शुरू में काफी शांत और सुंदर है और बाद में भयानक हो जाती है। मानव सभ्य जंगली जीव है। शुरू में वस्तुओं पर सामाजिक अधिकार था और इसलिए जीवन साम्यवादी था। निजी संपत्ति नहीं है, अतः मेरे और तेरे का अंतर नहीं है, लेकिन कुछ चतुर लोगों ने निजी संपत्ति बना ली, जिससे समाज में असमानता आई, और तभी संपन्नों व असंपन्नों के बीच संघर्ष शुरू हुए, और इसी का समाधान करने के लिए सामाजिक समझौता हुआ। तथा तीसरा जो बिंदु है वह है सामाजिक समझौता। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। रूसो के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति से उत्पन्न सामाजिक विषमता एवं अन्य बुराइयों के उन्मूलन के लिए मानव जाति को नष्ट होने से बचाने के लिए एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए समझौता किया जाता है। प्राकृतिक युग के लोग एक समझौता करते हैं, जिसके अंतर्गत सभी अपने सभी अधिकार सभी के पक्ष में समर्पित कर देते हैं, और इस प्रकार से समुदाय या राज्य बन जाता है, जिसमें व्यक्ति ऐसे घुल मिल जाता है जैसे कि पानी की बूंद पानी में। सामान्य इच्छा राष्ट्रप्रभु बन जाती है, अर्थात समुदाय वही निर्णय करेगा जो कि सभी के हितों के अनुकूल हो। तथा जो नेक्स्ट बिंदु है
रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित वह है कि राज्य व शासन की स्थापना। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे कि हॉब्स ने ऐसा राज्य बनाया था जिसमें कि निरंकुश राजतंत्र है, तथा लॉक ने ऐसे राज्य बनाया कि जिसमें सीमित राजतंत्र है। लेकिन रूसो ने ऐसे राज्य बनाया जो शुद्ध लोकतंत्र है। समुदाय ही राज्य है, वह समुदाय ही शासन है। जनसभा वही निर्णय करेगी, अर्थात राज्य में वही कानून चलेगा जो सभी के हित में हो, तथा जो इसका उल्लंघन करेगा उसे दंड मिलेगा। रूसो ने लिखा है कि राज्य व्यक्ति को स्वतंत्र बनाने के लिए बल का प्रयोग करेगा। रूसो ने ऐसा राज्य बनाया जिसमें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जनसभा का निर्णय सामान्य इच्छा का प्रतीक है, लेकिन यह निर्णय सर्वसम्मति से हो सकता है या बहुमत से। इसलिए यह संभव है कि थोड़े से चतुर लोग बहुमत बना लें और फिर मनमानी शासन करें और उसे सामान्य इच्छा के अनुसार बनाएं। इसलिए बार्कर ने टिप्पणी की है कि हॉब्स एक व्यक्ति का सर्वाधिकारवाद चाहता है तो रूसो बहुमत का। रूसो का सामाजिक समझौता हॉब्स के लेवियाथन की तरह है, केवल उसका शीर्ष कटा हुआ है। नेक्स्ट जो हम रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत में बिंदु देख सकते हैं वह है सामान्य इच्छा। यानी कि रूसो के अनुसार ऐसी इच्छा जो कि समूचे समुदाय के कल्याण की कामना करती है। यदि किसी जनसभा में किसी विषय पर चर्चा होगी तो कुछ लोग अपनी स्वार्थी भावनाओं का प्रदर्शन करेंगे और कुछ निस्वार्थ भाव से अपने विचार रखेंगे। इन दोनों में टकराव होगा और अंत में अच्छी भावनाओं की जीत होगी, और इसलिए निस्वार्थी भावना के योग से सामान्य इच्छा बनती है। लेकिन क्योंकि रूसो ने कहा है कि बहुमत की इच्छा को सामान्य इच्छा माना जाए, तो इसे बहुमत के निरंकुश होने का मार्ग खुल जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाकर व्यक्तियों के अपने अधिकारों का समर्पण किया, किंतु यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन मानव समाज के लिए किया गया है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। इस प्रकार से रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की जो विशेषताएं दिखाई देती है वह इस प्रकार से है, जिसमें से पहली है कि रूसो के समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप दिखाई पड़ते हैं, प्रथम व्यक्तिगत और दूसरा समूहगत। तथा दूसरी जो विशेषता है वह यह है कि इस समझौते के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी वरन वह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। तथा तीसरी जो विशेषता है वह यह है कि समझौते के आधार पर जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है वह सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसके अधीन होता है। समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही न्याययुक्त होती है और जनहित उसका लक्ष्य होता है। तथा जो नेक्स्ट विशेषता हमें रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत में दिखाई देती है वह यह है कि यह समझौता मनुष्य की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है। व्यक्ति के आचरण में प्राकृतिक शक्ति का स्थान न्याय ले लेता है और उसमें एक प्रकार की नैतिकता आ जाती है। इस प्रकार से जहां हॉब्स और लॉक के समझौते से उत्पन्न राज्य का स्वरूप यांत्रिक और व्यक्तिवादी है, रूसो के समझौते से उत्पन्न राज्य का स्वरूप आंगिक एवं समष्टिवादी है। हॉब्स की भांति लेकिन लॉक के विपरीत रूसो भी सामाजिक समझौते को व्यक्ति के समस्त अधिकारों का स्रोत मानता है। राज्य के बाहर व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होता है। रूसो केवल सामाजिक समझौते को ही स्वीकार करता है, राजनीतिक समझौते को नहीं। समझौते से किसी सरकार की नहीं वरन सामान्य इच्छा पर आधारित
प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। रूसों के समाज या राज्य की सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा है, जो असीमित अविभाज्य विधि का स्रोत और आदर्श होती है। समझौते से किसी सरकार की नहीं, बल्कि प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। रूसों के समाज या राज्य की सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा है। इस प्रकार रूसों के समझौते द्वारा उस लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है और शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।